नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह और स्वागत करता हूं टॉप स्टोरीज़ के इस अंक में आप सबका। मित्रों, आज का अंक जो है वो काफ़ी खास है। आज हम बात करेंगे गांधी जी के उन पहलू के बारे में जिस पर गांधी जी को काफ़ी विरोध का सामना सहना पड़ा था। उनके समकक्ष जितने भी नेता थे सब गांधी का विरोध कर रहे थे। आखिरकार वो कौन से प्रयोग थे जिनका विरोध गांधी को सहना पड़ रहा था। यहाँ तक कि इस विरोध का ये असर था कि सरदार पटेल ने भी उनको पत्र लिखकर चेताया था और उन प्रयोगों को तुरंत बंद करने के लिए कहा था। आखिरकार गांधी जी के इन प्रयोगों का उनके जीवन पर क्या असर हो रहा था, ये जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है डार्क साइड ऑफ गांधी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये तो एक तपस्या है। फिर गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर विवाद क्यों? 7 दशक गुजर जाने के बाद भी आज तक गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर एक बहस होती है। उस समय की तरह ही आज का आधुनिक समाज भी गांधी के इन प्रयोगों को नहीं स्वीकार कर पाया है। उस समय की तरह आज के लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि 77 साल के गांधी को अगर ये प्रयोग करना ही था तो उन्होंने इसके लिए अपनी 19 साल की नादान पोती को क्यों चुना? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य के प्रयोगों की वजह से उस दौर में गांधी की छवि को जबरदस्त धक्का लगा था और आज भी गांधी के विरोधी इसे मुद्दा बनाते हैं। वैसे तो गांधी ने कई महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ मनु की, जो एकदम करीबी रिश्ते में गांधी की पोती लगती थी। गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में सबसे ज्यादा विवाद मनु को लेकर ही हुआ। मनुबेन गांधी गांधी के भतीजे जयसुखलाल गांधी की बेटी थी, यानी वो गांधी की एक तरह से सगी पोती के समान थी। 1946 के आखिर में जब नोआखली में गांधी दंगे रोकने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे तो मनु उनके साथ साए की तरह पूरे समय साथ रहती थी। गांधी दिन में मनु को अपने सहारे की लाठी बनाकर रखते थे तो रात में उनके साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी करते थे। इस बात का खुलासा खुद गांधी ने किया था। गांधी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखा था और यह पत्र छपा है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 पर। आपको बता दूं कि संपूर्ण गांधी वांग्मय की सच्चाई पर दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसे भारत सरकार के दिशा निर्देशन में छापा गया है। खैर, गांधी ने जो अपने पत्र में लिखा था वो बेहद विस्फोटक था। गांधी इस पत्र में लिखते हैं कि मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूं। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूं कि वो इस तरह सो पाती है। गांधी उस समय 77 साल के थे और मनुबेन की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मनुबेन को बहुत पढ़ने लिखने की आदत थी। वो रोज रात सोने से पहले अपनी डायरी लिखती थी और अगले दिन सुबह गांधी इस डायरी पर अपने हस्ताक्षर यानी साइन करते थे, जिससे भविष्य में इस डायरी में लिखी गई किसी भी बात पर या किसी भी सच्चाई पर कोई सवाल न उठा पाए। मनुबेन की ये डायरी अब भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी हुई है। इस डायरी के कुछ अंश भारत की नंबर 1 मैगजीन इंडिया टुडे ने 17 जून 2017 को प्रकाशित किए थे। इस डायरी में मनुबेन ने 21 दिसंबर 1946 को लिखा था कि आज रात जब बापू, सुशीलाबेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन यानी मुझे गले लगाया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मेरे मासूम बने रहने के लिए मेरी तारीफ की।
गांधी अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं। इसे लेकर उनकी मंडली में भी गहरी नाराजगी थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी की ब्रह्मचर्य की पुरानी साथी ने सुशीला नैयर, आभाबेन और अमतुस्सलाम की जलन हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ना जाने ये किसकी साजिश थी कि नोआखली में रात के अंधेरे में गांधी की बंद कुटिया में जो हो रहा था वो धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। गांधी और मनु के रिश्तों को लेकर हर तरफ बातें बनाई जाने लगी। मनुबेन ने अपने इस दर्द को 31 जनवरी 1947 को डायरी में दर्ज करते हुए लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमतुस्सलाम बहन, सुशीला बहन और कनू भाई जो आभा बहन के पति और गांधी के भतीजे थे उनका हाथ है। मैंने जब बापू को ये बात बताई तो वो मुझसे सहमत होते हुए बोले कि पता नहीं क्यों सुशीला को इतनी जलन हो रही है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं, तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। उधर गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग की गूंज नोआखली ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर खद्दरदारी गांधीवादी भी बेहद परेशान थे। जो बातें गांधी के खिलाफ हों, अक्सर उन बातों पर नेहरू चुप्पी साध लेते थे, लेकिन सरदार पटेल ऐसे नहीं थे। वो सीधी सपाट बात कहने में विश्वास रखते थे। उन्होंने करीब करीब धिक्कारते हुए गांधी को 25 जनवरी 1947 को एक पत्र में लिखा कि आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक देना चाहिए। गांधी ने पहले भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, लेकिन ये बातें आम जनता तक नहीं पहुंची थी। इस बार भी ये मामला दब जाता, लेकिन 1 फरवरी 1947 को गांधी ने नोआखली में अपनी प्रार्थना सभा में मनु के साथ अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर एक विस्फोटक बयान दे दिया। गांधी ने सबके सामने सब कुछ स्वीकार करते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मनु मेरे साथ है, वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। मैं जो यज्ञ कर रहा हूं ये उसका पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है, लेकिन अपने मित्रों के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। गांधी के इस विस्फोटक भाषण के बाद उस दौर का पूरा भारतीय समाज हिल गया। देश के सभी बड़े अखबारों ने मनु के साथ गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में खबर छापी। सोच कर देखिए, अगर आज के समय में ऐसा होता तब भी आज का आधुनिक कहा जाने वाला समाज दादा पोती के ऐसे प्रयोग को स्वीकार नहीं कर पाता। तो सोचिए, आज से 7 दशक पहले पुरातन पंथी भारतीय समाज की किस तरह की प्रतिक्रिया रही होगी गांधी के इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर। मनुबेन ने अगले दिन यानी 2 फरवरी 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि बापू ने प्रार्थना सभा में लोगों को बताया कि वे मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सबके सामने उन्होंने ये बात क्यों कही है। मुझे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। दुनिया को जो कहना है वह कहती रहे। 19 साल की नादान मनुबेन को लगा कि लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे, लेकिन ये उनकी नासमझी थी। इस पूरी घटना के बाद न केवल पूरे देश में बल्कि अपने खास सहयोगियों के बीच भी गांधी की छवि बुरी तरह से प्रभावित हुई। पूरे देश में लोग गुस्से का इजहार कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोगों ने
गांधी को पत्र लिखे जिनमें बेहद कड़वी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। कई भक्तों की नजर में गांधी गिर चुके थे। मनुबेन भी इससे वाकिफ थे। उन्होंने 7 फरवरी 1947 को बेहद दर्द भरे शब्दों में अपनी डायरी में लिखा कि ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। ठक्कर बापा आज अपने साथ बहुत सारे पत्र लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थे। इन पत्रों को पढ़कर मैं हिल गई। ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर सरदार पटेल पहले से ही गांधी से नाराज थे, लेकिन इस नए कांड के बाद उनकी नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। हर तरफ गांधी के चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा था। मुस्लिम लीग का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में गांधी के माथे पर लगा ये धब्बा बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। लिहाजा सरदार पटेल ने 16 फरवरी 1947 को गांधी को एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे किशोर लाल मशरूवाला का पत्र मिला। इस बीच देवदास और राजगोपालाचारी जी भी इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आए। हम सबको लगता है कि आपके हट का कोई अंत नहीं है। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेल दिया है। इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को सार्वजनिक करने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप धर्म की बजाय आम लोगों को अधर्म के रास्ते पर क्यों धकेल रहे हैं। काश हम अपना दिल खोलकर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। गांधी की यह बदनामी जब हद से आगे बढ़ गई तो मैदान में उतरना पड़ा उस शख्स को जो गांधी का सबसे पुराना दोस्त था, और उसका नाम था अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें लोग प्यार से ठक्कर बापा कहते थे। ठक्कर बापा को गांधी की आत्मा का चौकीदार कहा जाता था। ठक्कर बापा ने इस विवाद पर 25 फरवरी 1947 को गांधी से एक लंबी चर्चा प्रारंभ की। शुरुआत में गांधी टस से मस नहीं हुए। उस रात मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा कि ठक्कर बापा ने बापू से पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाए तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसी के डर से वे अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो अपने इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को जारी रखेंगे। सोचिए, अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से गांधी को इतनी सुख और शांति मिल रही थी कि वो इसके लिए सरदार पटेल का भी साथ छोड़ने को तैयार थे। लेकिन ठक्कर बापा भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने एक ईमानदार चौकीदार की तरह गांधी की आत्मा को जगाने के लिए पूरे 7 दिन तक संघर्ष किया। 77 साल के गांधी की आत्मा पर ठक्कर बापा की सीख का कितना असर पड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन 19 साल की मनुबेन की आत्मा अंदर तक हिल गई। उन्होंने 2 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा कि आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे वो अलग सोने की अनुमति दें। इस तरह नोआखली में मनुबेन का विरोध करने पर गांधी ने कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य के प्रयोग रोक दिए। जब गांधी मनुबेन के साथ ये सब प्रयोग कर रहे थे तो आचार्य कृपलानी ने गांधी को एक पत्र लिखकर कहा था कि आप मनुष्य का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए नहीं बल्कि अपने साधन की तरह कर रहे हैं। यानी कृपलानी की नजर में मनुबेन गांधी के लिए एक साधन मात्र थी। आसान शब्दों में आपको समझाया जाए तो उसका कहने का मतलब यह है कि 19 साल की मनुबेन गांधी के लिए एक गिनी पिग थी जिसके साथ जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर लिया जाता है। आखिर गांधी की इस प्रयोग के साधन का अंत क्या हुआ? गांधी की मृत्यु के बाद मनुबेन कहां चली गई, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे देवदास गांधी ने मनुबेन को उनके पिता और भाइयों के पास गुजरात में भावनगर के निकट महुआ गांव भेज दिया। देवदास गांधी उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे और वो जल्द से जल्द मनु से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर था और वो डर ये था मनुबेन की डायरी, जिसके हर पन्ने पर गांधी के हस्ताक्षर यानी साइन थे।
नादान मनु तो गांधी के हस्ताक्षरों का महत्व नहीं समझती थी, लेकिन पेशे से पत्रकार देवदास गांधी इसका महत्व बहुत अच्छे से समझते थे। लिहाजा जब वो मनुबेन को छोड़ने के लिए स्टेशन गए तो उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक कोने में ले जाकर मनुबेन से अकेले में बातचीत की। देवदास गांधी के साथ हुई इस पूरी बातचीत का पूरा वर्णन मनुबेन ने अपनी किताब द लास्ट ग्लिम्स ऑफ बापू में किया है, जो हिंदी में बापू की अंतिम झांकी के नाम से प्रकाशित हुई है। वो अपनी इस मशहूर किताब के पेज नंबर 334 पर लिखती हैं कि ट्रेन 2 घंटे लेट थी। देवदास काका मुझे अलग ले गए और ट्रेन के रवाना होने तक मुझसे वो बातें करते रहे। उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा मेरी डायरी थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं अपनी डायरी में लिखी बातों को किसी को ना बताऊं। प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे पास बहुत मूल्यवान साहित्य है, तुम अभी ना समझो। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि देवदास गांधी के पत्रकार दिमाग में किस बात का डर तैर रहा था। उधर मनुबेन ने खुद को एक छोटे से गांव की छोटी सी दुनिया में समेट लिया। उन्होंने महुआ गांव में एक स्कूल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था की नींव डाली। गांधी की मौत के महज 6 साल के अंदर मनुबेन को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। मुंबई में उनका इलाज चला। मोरारजी देसाई उन्हें देखने के लिए अस्पताल गए, जिसके बाद उन्होंने 19 अगस्त 1955 को प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र में लिखा कि मनु की समस्या शरीर से अधिक मन की है। लगता है वे जीवन से हार गई हैं और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। गांधी की मौत के बाद 21 साल तक एकाकी अकेला जीवन जीने के बाद 1969 में मनुबेन की गुमनामी में मौत हो गई। तब मनुबेन की उम्र सिर्फ 41 साल थी। जिस लड़की के साथ गांधी के रिश्तों ने पूरे देश में तूफान मचा दिया था, उसकी मौत की खबर अखबारों की 4 लाइनों में सिमट कर रह गई। नोआखली में जब मनुबेन के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग हो रहे थे तो उस समय वहां प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस भी मौजूद थे। वो इन दोनों गांधी के सबसे करीबी सहयोगी थे, लेकिन गांधी की इन्हीं प्रयोगों से नाराज होकर उन्होंने गांधी का साथ छोड़ दिया था। प्रोफेसर बोस बाद में जाकर दुनिया के जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्री बने। उन्होंने नोआखली में बेहद करीब से मनुबेन को देखा था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब माय डेज विद गांधी में बताया है कि इन प्रयोगों का मनुबेन के दिलो दिमाग पर कितना असर हुआ। वो अपनी किताब के पेज नंबर 172 पर लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि एक मानव प्राणी यानी मनुबेन को एक ऐसे काम के लिए बलि चढ़ाया गया जिसका फैसला उस प्राणी ने स्वतंत्र होकर नहीं किया था। मनुबेन ने जीते जी कभी अपनी डायरी को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये डायरियां उनकी बहन संयुक्ताबेन की बेटी मीना जैन के पास आ गई, जिन्हें उन्होंने 2010 में राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा दिया। अब ये डायरियां दुनिया के सामने हैं, जिनमें दर्ज हैं गांधी के वो प्रयोग जो उन्होंने मनुबेन के साथ किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहेंगे तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गांधी ने मनुबेन गांधी के अलावा अपने पोते की पत्नी आभाबेन, महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी और डॉक्टर सुशीला नैयर, जो बाद में जाकर देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी, इन तीनों औरतों के साथ किस तरह से ब्रह्मचर्य के